नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो भाई पढ़ाई तो बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी आपकी। तो मैं दीपक शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका फिर से फिजिक्स वाला के इस बेहतरीन मंच पर, एक बेहतरीन बेच पर जिसका नाम है जोश। चलिए बच्चों, शुरू करें हमारा आज का लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है विकिरण, द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु तथा नाभिक। मतलब पूरी कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है विकिरण की द्वैत प्रकृति। ठीक है बेटा, तो हमें पता है कि भाई प्रकाश जो है उसकी दो प्रकृति होती है, एक तरंग प्रकृति और दूसरी कणीय प्रकृति। एक वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो इसके पहले दो लेक्चर में हमने पढ़ा इसका अपवर्तन, है ना, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। इन सब में प्रकाश ने अपना कौन सी प्रकृति को शो किया था? तरंग प्रकृति को। जैसे अगर मान के चलो एक वेव, एक प्रकाश तरंग इस तरह से आ रही है, दूसरी ऐसे आ रही है, ये हमारी y1 है, ये y2 है, और ये इस पॉइंट P पर आकर के अगर अध्यारोपित होती है तो यहां पे अपना ये कौन सा प्रभाव दर्शाती है? व्यतिकरण। और व्यतिकरण में प्रकाश की कौन सी प्रकृति दिखाई देती है कि भाई प्रकाश किस प्रकृति का है? तरंग प्रकृति का है। इसमें शो कर सकते हैं हम लोग कि प्रकाश जो है बेटा वह कैसा है? तरंग प्रकृति का है। ठीक है, आई बात समझ में? तो बेटा जब भी लाइट मतलब प्रकाश का इंटरेक्शन अगर लाइट से होगा, ठीक है, तो इस केस में प्रकाश अपनी तरंग प्रकृति को दर्शाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर लाइट मतलब प्रकाश जो है की अंतःक्रिया, इंटरेक्शन जब किसी पदार्थ से होगा, है ना, जब किसी पदार्थ से होगा, जब किसी मैटर से होगा, तो उस केस में यह अपना कणीय प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, इस केस में प्रकाश अपनी कणीय प्रकृति को दर्शाता है। सर कैसे? तो भाई अगर मान के चलो लाइट अगर किसी धातु के ऊपर आपतित होती है ना, अगर कोई विकिरण इस तरीके से अगर किसी धातु पर आपतित होती है, ठीक है, तो फिर वह अपने तरंग के रूप में नहीं आती है। ठीक है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए आइंस्टाइन, उन्होंने ये शो भी किया है कि जब लाइट का इंटरेक्शन किसी मैटर से होता है, ठीक है, तो फिर वह तरंग के रूप में नहीं आता है, वह प्रकाश जो है वह पार्टिकल्स के रूप में आता है, कणों के रूप में आता है। ठीक है, तो इस केस में बेटा यहां पर ये जो प्रकाश है ये पार्टिकल्स के रूप में आएगा। ठीक है, यहां पे पार्टिकल्स के रूप में आएगा, और इन पार्टिकल्स को ही इसके यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन पार्टिकल्स को क्या करेंगे? गेन करेंगे, और गेन करके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पे जो विकिरण है ना, वह किसके रूप में आती है? प्रकाश किस रूप में आता है? कण के रूप में आता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश अगर प्रकाश से ही क्या अपना इंटरेक्शन करता है तो उस समय वो अपनी कणीय प्रकृति को दर्शाता है, जबकि अगर वह किसी पदार्थ से इंटरेक्शन करता है तो अपनी कणीय प्रकृति को दर्शाता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं कि विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश के ड्वेल नेचर होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं फोटोन की। ठीक है, प्रकाश की कणीय प्रकृति मतलब फोटोन। सर फोटोन क्या होता है? ठीक है, तो बेटा जब भी देखो, जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर आकर के गिरता है, ठीक है, तो वह कणों के रूप में आपतित होता है ना, और उन कणों को ही क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें अगर इसके बारे में अगर लिखें तो लिख सकते हैं प्रकाश जब किसी धातु की सतह पर
पर गिरता है या आपतित होता है तब वह कणों के रूप में आता है। कणों के रूप में आपतित होता है, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें फोटोन कहते हैं। बात समझ में आई है ना? तो बेटा जो अगर लाइट जो है किसी धातु पर आपतित हो रही है, ठीक है, लाइट जब किसी धातु पर आपतित हो रही है, ठीक है, तो यहां पे वह कणों के रूप में आएगी। किसके रूप में आएगी? कणों के रूप में आएगी, जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो कण है इसे क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है, ठीक है। और सर फोटोन क्या है बेसिकली, जरा ये तो बताओ। अब एक बार बताओ, एक्चुअली में तो यहां से लाइट आकर के गिर रही है, मतलब एक्चुअली में इस धातु की सतह पर एनर्जी आ रही है, और एनर्जी अगर आ रही है, ठीक है, तो आपने उसको क्या मान लिया? एक पार्टिकल मान लिया, एक कण मान लिया, जिसे आपने नाम दिया किसका? फोटोन का। तो बेटा एक बार बताओ, बेसिकली फोटोन क्या है? फोटोन एक ऊर्जा का बंडल है ना, एक एनर्जी का पैकेट ही है, ठीक है। तो फोटोन बेसिकली क्या है? ऊर्जा का एक बंडल है ना, जिसे हम लोग क्वांटा भी कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटा भी कहते हैं। बात समझ में आई? तो बेटा फोटोन जो है बेसिकली वो क्या है? ऊर्जा का एक बंडल है, एक एनर्जी पैकेट है, ठीक है, जिसकी एनर्जी फिक्स होती है। वो डिपेंड करती है कि विकिरण जो आ रही है उसकी आवृत्ति क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो बात समझ में आई? तो फोटोन इज बेसिकली अ बंडल ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये एक तरीके का हमारा पैकेट ऑफ एनर्जी है या बंडल ऑफ एनर्जी है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग यहां पे बात करेंगे कि फोटोन के अभिलक्षण, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फोटोन के अभिलक्षण। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है इसमें, अगर फोटोन के अभिलक्षण हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो होगा वह होगा कि फोटोन की सर ऊर्जा कितनी होती होगी? फोटोन की ऊर्जा कितनी होती होगी, ठीक है। तो फोटोन की जो ऊर्जा होती है बेटा, उसे हम लोग किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ई से, है ना। और फोटोन की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो फोटोन की जो ऊर्जा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? आवृत्ति के, है ना, वो समानुपाती किसकी होती है? आवृत्ति के। यहां से एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, और उस कांस्टेंट को कहा जाता है प्लांक स्थिरांक, ठीक है। तो बेटा यहां पे जो फोटोन की ऊर्जा निकल के आई है वो क्या निकल के आई है? फोटोन की एक फिक्स ऊर्जा होती है, दैट इज व्हाट? h इंटू म्यू, जहां पर म्यू क्या है? आवृत्ति है, और h क्या है? प्लांक स्थिरांक है। h क्या कहलाता है? प्लांक स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। तो h की जो वैल्यू होती है वह होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो बात समझ में आई? तो इस तरह से हम लोग फोटोन की ऊर्जा निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां बात करेंगे सेकंड कि सर अगर फोटोन एक पार्टिकल है, ठीक है, जैसे हमारे पास में हम बात करें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है, अल्फा होता है, तो ये सब पार्टिकल है, तो इनके मास एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास होता है आपका 9.1 10⁻⁻31 kg, ठीक है। प्रोटॉन का होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। तो क्या सर इसी तरह से
इसका भी फोटोन, जो फोटोन है उसका भी कोई मास होता होगा, ठीक है। तो सेकंड हम लोग यहां बात करने वाले हैं, वह बात करने वाले हैं फोटोन के द्रव्यमान की, फोटोन के द्रव्यमान की, मतलब इसके मास की। बात समझ में आई बेटा? तो जैसे अगर कोई पार्टिकल, बेटा जैसे अगर कोई पार्टिकल जिसका विराम द्रव्यमान कितना है, m0 है। विराम द्रव्यमान का मतलब समझ में आया? जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, जिसके मास की, कि हाँ भाई इसके मास की ये वैल्यू है। मतलब अगर जैसे हमारे पास कोई बॉल है, ये मार्कर है, ठीक है, अगर मैंने इसको इस तरीके से रख दिया और इसका मैं वेट नाप रहा हूं, तो किसका वेट निकल के आ रहा है, जैसे 20 ग्राम, तो 20 ग्राम इसका क्या है, विराम द्रव्यमान है। अगर मैं इसे किसी स्पीड से फेंक दूं तो उस केस में फिर इसका जो मास है ना, वह बदल जाएगा। मान के चलो अगर हमने इसको किसी वेलोसिटी v से फेंक दिया तो इस केस में इसका मास चेंज हो जाता है, वह इफेक्टिव मास हो जाता है, और उसे हम लोग दर्शाते हैं m बराबर m0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से। इस तरह से हम लोग इसके इफेक्टिव मास को दर्शाते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो सर फोटोन का क्या कोई विराम द्रव्यमान होता है? एक बात बताओ, अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया मार्कर को, ठीक है, तो इसका मास m0 है, विराम द्रव्यमान, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे यहां पे ये होता है विराम द्रव्यमान। रेस्ट मास जिसे कहा जाता है। और m जो होता है वह कैसा होता है, प्रभावी द्रव्यमान होता है ना, इफेक्टिव मास होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसका विराम द्रव्यमान एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि रेस्ट में भी ये है ना, रेस्ट में भी इसने स्पेस में अपना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसलिए इसका रेस्ट मास एग्जिस्ट करेगा। तो क्या ठीक उसी प्रकार फोटोन का भी कोई विराम द्रव्यमान होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बेटा फोटोन क्या है, बेसिकली इट इज अ एनर्जी, इट इज अ एनर्जी, ये प्रकाश ऊर्जा का एक पैकेट है ना, इट्स नॉट अ रियल फिजिकल पार्टिकल। तो इस केस में अगर हम लोग यहां बात करें और हम आप यहां पे बोलें कि इसका जो विराम द्रव्यमान होता है ना, इसका जो विराम द्रव्यमान होगा वह हमेशा शून्य होता है। फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है m0 वह शून्य होता है बेटा, है ना, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, ठीक है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इसका विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। तो सर इसका कौन सा द्रव्यमान एग्जिस्ट करता है? तो बेटा इसका प्रभावी द्रव्यमान हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इसका हम लोग प्रभावी द्रव्यमान निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालोगे प्रभावी द्रव्यमान? तो प्रभावी द्रव्यमान जो होता है वह होता है m, ठीक है, जो किसकी वजह से एग्जिस्ट करता है, उस पार्टिकल के मोशन की वजह से। तो आइंस्टाइन का हमने एक बहुत फेमस रिलेशन पढ़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है बेटा, E बराबर mc स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टिकल को c स्पीड से फेंक दिया जाए तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में, जहां पे m क्या होता है, उसका मास है। तो सोचो हमारा फोटोन जो है वह भी c की स्पीड से ही मूव कर रहा है, ठीक है, डेफिनेटली फोटोन क्या है, एक तरीके से प्रकाश है ना, वो किसकी स्पीड से चलता है, c की स्पीड से। तो सर उसका मास कहां से निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फोटोन का जो मास होगा बेटा m, वह हो जाएगा उसका प्रभावी द्रव्यमान, और वो होगा E अपॉन सी स्क्वायर, जहां पे E आप लिख सकते हो h म्यू, ठीक है, सो इट इज अ h म्यू डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो h, है ना, म्यू बराबर क्या लिख सकते हो, c बाय लैम्डा, ठीक है, इसको लिख सकते हो c बाय लैम्डा, तो इट इज अ h अपॉन लैम्डा इंटू सी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका प्रभावी द्रव्यमान निकाल सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, चलिए इसके बाद में तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग यहां बात करें, ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में इधर लिख दूं क्या? चलो नीचे लिख देता हूं। फोटोन की जो चाल होती है वह किसके बराबर होती है, c के बराबर होती है, प्रकाश की चाल। क्यों? क्योंकि फोटोन जो है बेसिकली एक लाइट ही तो है भाई, है ना, हमने मान लिया कि भाई वो तो एक पार्टिकल है, ठीक है। फोटोन की जो चाल होती है, ठीक है, वह किसके बराबर होती है, c के बराबर होती है, ठीक है, और c जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलो अब एक बार बताओ, जब किसी लाइट को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजारे तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता,
तो ठीक उसी प्रकार हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाइट गुजर रही है, इंटरेक्शन अगर उसका मैटर से हो रहा है तो फोटोन के रूप में आ रही है, तो फोटोन का भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो फोटोन जो होते हैं वो विद्युत रूपेण उदासीन होते हैं, मतलब उन पे कोई आवेश नहीं होता। तो फोटोन विद्युत रूपेण उदासीन होते हैं। ठीक है बेटा। पांचवा, हम इसका संवेग भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? संवेग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फोटोन का जो संवेग होता है, जिसको हम लोग किससे दर्शाएंगे? पी से। तो पी बराबर क्या होता है? जैसे कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है? एम है, एंड दिस इज मूविंग विद सम वेलोसिटी वी, तो इसका मोमेंटम या संवेग क्या लिखोगे? एम इंटू वी लिखोगे आप। तो उसी तरीके से हमें पता है फोटोन किसकी स्पीड से चल रहा है? लाइट की स्पीड से चल रहा है, और उसका मास क्या है? उसका इफेक्टिव मास है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम इंटू सी। ई बराबर क्या होता है? एम सी स्क्वायर। तो एम सी बराबर देखो क्या लिख सकते हो आप यहां से? ई डिवाइडेड बाय सी लिख सकते हो। तो देख सकते हो यहां से P बराबर जो हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? E बराबर क्या हो जाएगा? एच सी बाय लेमडा, एच सी बाय लेमडा इंटू सी। सो दिस इज एच बाय लेमडा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से संवेग जो होगा इसका वो क्या होगा? एच बाय लेमडा। ठीक है। छठवां पॉइंट अगर हम लोग यहां पे लिखें तो भाई जिस तरीके से लाइट का माध्यम अगर परिवर्तित होता है तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसकी चाल में और उसकी तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर फोटोन माध्यम परिवर्तित करेगा, ठीक है, तो यदि फोटोन माध्यम परिवर्तित करता है ठीक है, तो उसकी आवृत्ति क्या रहती है बेटा? नियत रहती है ना। और उसका वेग और लैम्डा ये क्या हो जाते हैं? ये चेंज हो जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। आवृत्ति कैसी रहती है? नियत रहती है। ठीक है भाई, बात समझ में आई? चलो, तो ये है हमारे फोटोन के सारे गुण, समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा आवेशित नहीं है? अल्फा आवेशित है, ठीक है, बीटा आवेशित है, इलेक्ट्रॉन भी आवेशित है, यही आवेशित नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोटोन। ठीक है, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, फोटोन पे बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं भाई आपके ऑब्जेक्टिव। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी आया हुआ प्रश्न था, प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होती होगी? ठीक है, प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होती होगी? ठीक है, तो बेटा एक बार बताओ, ई बराबर जो होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है? एच इंटू म्यू। क्लियर है? तो एच जो हो जाएगा, ठीक है, एच बराबर जो होगा उसको आप क्या लिखोगे? ई बाय म्यू, है ना। और अगर हम एच की विमा निकालना चाहें तो एनर्जी, ये होता है एनर्जी, इसकी जो विमा होगी वह क्या होगी? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एंड डिवाइडेड बाय म्यू, है ना। म्यू की विमा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? टी माइनस वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी जो विमा निकल के आएगी वह निकल के आएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, टी माइनस टू कट जाएगा, तो इसकी जो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है भाई? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है बेटा वह किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की इकाई होती है। जिस तरीके से हम लोग फोटोन की जो ऊर्जा निकालते हैं बच्चों, है ना, एक याद रखना आप ये चीज भी, फोटोन की जो ऊर्जा हमने निकाली थी E बराबर एच सी बाय लेमडा। ठीक है, यहां पे आप लेमडा, सी और एच इन सबको जब आप एमकेएस में लिखोगे तो ये पूरी जो ऊर्जा निकल के आती है वह निकल के आती है किसमें? जूल में। ठीक है, बट अगर हम यहां पे इसे डिवाइडेड बाय ई कर दें, ठीक है, तो यहां पे आप इसे लिख सकते हो फिर 12400 डिवाइडेड बाय लेमडा। लेमडा अगर आपने किस में रखा है? एंगस्ट्रॉम में रखा है, तो फिर ये जो ऊर्जा निकल के आती है यह किस में निकल के आती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा की एक इकाई होती है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10 टू द पावर -19 जूल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, ठीक है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन जो है, एक फोटोन है जिसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है? लैम्डा है, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? तो हमें पता है एनर्जी बराबर क्या होता है? एच सी बाय लैम्डा, ठीक है, तो E बराबर एच सी बाय लैम्डा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया? ये सारे प्रश्न बेटा आपके पुराने एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, पुराने पेपर्स आप उठा के देखिए, उसमें आए हुए प्रश्न है, ठीक है। 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज की आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोनों की संख्या आपको निकालना है, ठीक है बेटा। एक विकिरण आ रही है इस तरह से, ठीक है, और जिसके अंदर जो ऊर्जा है, इस विकिरण के अंदर जो ऊर्जा है वह कितनी दे रखी है? 6.62 जूल। तो इसमें बोल रहा है, हमें पता है कि विकिरण किससे मिलकर के बनी? अगर वो मैटर से इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है, अगर उसका इंटरेक्शन किससे हो रहा है? किसी धातु से हो रहा है, किसी मेटल धातु से हो रहा है, मेटल मैटर से हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या आ रहे होंगे? फोटोन्स आ रहे होंगे। उसमें क्या आ रहे होंगे भाई? फोटोन्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं सर? सब के सब जो हैं फोटोन्स हैं। तो अगर ये मान के चलो बहुत सारे फोटोन मिलकर के ही कितनी ऊर्जा इसके अंदर डेवलप कर रहे हैं? 6.62 जूल। तो हम मान रहे हैं उन फोटोनों की संख्या क्या है? n है, ठीक है। और प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है हमें पता है वह क्या होती है? एच म्यू होती है। हर एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है? एच म्यू। एंड बराबर ये टोटल ऊर्जा कितनी है? 6.62। इतने फोटोन मिलके इतनी ऊर्जा डेवलप कर रहे हैं, तो फोटोन की संख्या और हर एक फोटोन की ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? 6.62 हो जाएगा, ठीक है। तो n h की वैल्यू हो जाएगी 6.62 10 टू द पावर माइनस 34, और आवृत्ति कितनी है? 10 टू द पावर 14, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 6.62, ठीक है। तो जरा देखो 6.62 से कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, तो यहां से n इंटू ये देखो यहां क्या आएगा? 10 टू द पावर माइनस 34 में से 15 गया तो माइनस का 20 बराबर 1, तो यहां से n की वैल्यू क्या आएगी? 10 टू द पावर 20। इतने नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे तब जाकर के इतनी ऊर्जा डेवलप होगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये। चले आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है विद्युत विसर्जन, ठीक है भाई। देखो विद्युत विसर्जन क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। तो एक क्या होता था, एक डिस्चार्ज ट्यूब अगर कंसिडर की जाए, है ना, जैसे बेटा मान के चलो यहां पर एक विसर्जन नलिका है, ठीक है, और इस विसर्जन नलिका के दोनों सिरों पर हमने एक विभवांतर आरोपित किया हुआ है, ठीक है। इसके दोनों सिरों पर हमने यहां पर एक विभवांतर आरोपित किया गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और यहां पे क्या है? निर्वात अगर पैदा कर दिया जाए, ठीक है, निर्वात अगर उत्पन्न कर दिया जाए, और यहां पर दाब भी कैसा रखा जाए? निम्न दाब रखा जाए, ठीक है। तो यहां से पता है क्या होता है? यहां पे एक हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, ठीक है। हमें पता है यहां पर क्या होती है? एक हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे बता ये क्या है? कैथोड है। ये क्या है? एनोड है, ठीक है। सो इट इज योर एनोड एंड दिस इज व्हाट? कैथोड। तो पता है होता क्या है? और अगर यहां पे बहुत ज्यादा उच्च विभवांतर जब आप यहां पे आरोपित कर देते हो, जब आप यहां पे उच्च विभवांतर आरोपित कर देते हो, तो यहां से कुछ विकिरणें बाहर निकलने लग जाती हैं, और ये वाला जो हमारा कैथोड है ये प्रतिदीप्त हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? प्रतिदीप्त हो जाता है, ठीक है। तो जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने पाया कि यहां पर ये जो विकिरणें इस दिशा में निकल रही हैं, है ना, उन्होंने पाया कि भाई यहां पर इस दिशा में विकिरणें जो निकल रही हैं, ठीक है, वह विकिरणें को उन्होंने क्या कहा? कैथोड रे, ठीक है। उन विकिरणों को उन्होंने क्या कहा? कैथोड रे। बात समझ में आई? जो किससे मिलकर बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इन पर ही इन्होंने, तो ये जो रे होती है यही क्या है? होती है कैथोड रे होती है, जो किन से मिलकर के बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनी होती है। तो जे थॉमसन साइंटिस्ट ने इस तरह से पाया कि जब किसी
डिस्चार्ज ट्यूब है ना, ये जो होती है हमारी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के अंदर, ये जो होती है डिस्चार्ज ट्यूब, तो जब किसी डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत ज्यादा हाई लेवल का विभवांतर आरोपित किया जाता है, ठीक है, तो उसमें से कैथोड से कुछ विकिरणें बाहर निकलती है ना, और वो प्रतिदीप्त हो जाता है कैथोड, ठीक है। तो उन विकिरणों को बाद में क्या पाया जाता है कि वो विकिरणें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, जिन्हें ही बाद में क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है। तो जरा देखो यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप उच्च विभवांतर आरोपित करते हो तो कैथोड में से, मतलब कैथोड क्या है, एक तरीके से हमारा कोई धातु का ही बना होगा, ठीक है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर रहे हो तो यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, और एक विकिरण बाहर निकल रही है। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, ठीक है। अब हम लोग यहां पे बढ़ेंगे और बात करेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में, ठीक है। बात समझ में आई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जो हमारी धातु होती है, हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का मतलब हुआ किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, उसका उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब सिंपल कि अगर कोई भी हमारी मेटल है ना, उस मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं तो वही क्या है, इलेक्ट्रॉन एमिशन है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल से या धातु से बाहर निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बेसिकली वो चार होते हैं, ठीक है। पहला जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है ना, क्षेत्र अप्लाई करके, है ना, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग अप्लाई कर दें, ठीक है, तो देख सकते हो आप कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग गए थे, ठीक है। तो पहला जो होता है वो क्षेत्र होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो उपाय है ना, सबसे पहले तो ये देख लो आप कि भाई अगर मान के चलो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, ना तो कोई क्षेत्र अप्लाई कर रहे हैं, ना कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इसके अंदर जो उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है धातु के अंदर तो क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन सब क्या करते रहते हैं बेटा, रैंडम मोशन करते रहते हैं इस तरह से, समझ रहे हो ना, बट वो खुद ब खुद बाहर नहीं आ पाते, ठीक है। अगर सोचो कि कोई इलेक्ट्रॉन सर ट्राई भी करता हो अगर बाहर आने का तो क्या होता होगा, जरा देखो यहां से सोचो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने एक जंप मारी बाहर आने के लिए, ठीक है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया उसी समय यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, किस पर, धातु की सतह पर, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आया उसी टाइम इंस्टेंट पर पॉजिटिव चार्ज आया और उस चार्ज ने उसको वापस क्या किया बेटा, उस चार्ज ने उस इलेक्ट्रॉन को वापस अंदर खींच लिया, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉन, इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है खुद ब खुद किसी मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ पाता, है ना। तो उसको बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ तरीके तो अपनाने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो उनमें से सबसे जो पहला तरीका है वह है कि धातु को क्या करके, गर्म करके, ठीक है, जो मेटल है उसको क्या करके, हीट एनर्जी प्रोवाइड करके, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है, तापीय उत्सर्जन, ठीक है। तो पहला जो होता है वह होता है तापीय उत्सर्जन, जिसको बोलते हैं हम लोग थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है बेटा। इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप किसी मेटल को, है ना, इसमें जैसे हमारे पास ये कोई मेटल है, अगर आप यहां से नीचे से इसको अगर आप हीट एनर्जी दोगे, ठीक है, तो नीचे से हीट एनर्जी देने पर जो थर्मल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी जो होगी, जब हम लोग हीट एनर्जी अगर देंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो इस केस में इलेक्ट्रॉन, इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी मेटल सरफेस से बाहर आना शुरू हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाहर आ सकते हैं। तो ये यही कहलाता है हमारा तापीय उत्सर्जन, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा वह होता है क्षेत्र उत्सर्जन, ठीक है, क्षेत्र उत्सर्जन, या उसको लिखो द्वितीयक उत्सर्जन लिखो, है ना।
पहले लिखते हैं द्वितीयक उत्सर्जन, इसे समझते हैं पहले। द्वितीयक उत्सर्जन क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, तो द्वितीयक उत्सर्जन में क्या होता है, द्वितीयक उत्सर्जन में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को, है ना, जैसे मान के चलो ये मेटल सरफेस है, यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर इस इलेक्ट्रॉन से बाहर से कोई बहुत ही हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन अगर आकर के टकरा जाए, ठीक है, तो दिस इज अवर द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यह कैसा है, हमारा द्वितीयक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है बेटा, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जिसकी ऊर्जा कैसी है, उच्च ऊर्जा है, बहुत हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन अगर आकर के इससे यहां पे क्या करता है, कोलाइड करता है, ठीक है, टकराता है, ठीक है, तो फिर वह मेटल से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, उत्सर्जित कर सकता है। ठीक है, तो यहां से बेटा जो इलेक्ट्रॉन है उसका फिर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आई। तो ये दूसरा तरीका है हमारे पास में सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास तीसरा तरीका भी होता है। ठीक है, वह होता है क्षेत्र उत्सर्जन। ठीक है, क्षेत्र उत्सर्जन मतलब फील्ड एमिशन। ठीक है, फील्ड एमिशन मतलब सर कैसे, जैसे ये हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने यहां पे एक बैटरी लगा दी। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया बेटा, एक बैटरी लगा दी, और इस बैटरी की जो वोल्टेज है वह बहुत उच्च है, मतलब उच्च विभवांतर आपने अगर आरोपित किया है, अगर आपने बहुत ज्यादा उच्च विभवांतर आरोपित किया है, ठीक है, तो इस तरीके से इसकी सरफेस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है बेटा। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है इस तरीके। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उन्हें क्या कर सकती है, बाहर निकाल सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से इस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से एमिशन क्या कहलाता है, हमारा क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है, जो हमने विसर्जन नलिका में भी पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो होता है वह होता है बेटा कि अगर किसी धातु की सतह पर आप अगर प्रकाश को आपतित करते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ठीक है, बात समझ में आई है। तो अगर मान के चलो यहां से कुछ विकिरणें अगर आपतित होती है, ठीक है, अगर यहां से प्रकाश विकिरण आपतित होती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, है ना, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो ये कौन सा है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है। इसे हम लोग आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं अभी। चलिए नेक्स्ट है अपना कार्यफलन, है ना। अब देखो भाई, मेटल जो है उससे खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको बाहर से कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है। ऊर्जा देने के बहुत सारे तरीके हमने थोड़ी देर पहले देखे। ठीक है, तो अगर अब जैसे मेटल जो होता है उसके अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अंदर होते हैं, सरफेस पर भी घूमते रहते हैं। ठीक है, बट वो फ्रीली होते हैं। ठीक है, तो उन सब इलेक्ट्रॉन में से जिस भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है, वही क्या कहलाता है, उसका वर्क फंक्शन या
कार्यफलन कहलाता है। ठीक है, तो बेटा अगर मान के चलो हमारे पास ये कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत लूजली बाउंडेड होगा या सरफेस के सतह पर ही होगा, उसे निकालना सबसे आसान होगा। ठीक है, उसे निकालना क्या होगा, सबसे आसान होगा। ठीक है, तो यहां से हमने इसको कोई एनर्जी दी, कोई विकिरण दी, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही अगर बाहर आ गया, ठीक है, तो उस केस में इसको जितनी कम एनर्जी हमें देनी पड़ती है, ठीक है, जितनी मिनिमम एनर्जी इसको रिक्वायर्ड पड़ती है, वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो प्रत्येक धातु का अपना खुद का एक कार्यफलन होता है ना। तो प्रत्येक धातु का अपना खुद का एक कार्यफलन होता है, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कार्यफलन क्या है, इसे हम लोग अगर लिख लें डेफिनेशन के रूप में, तो वह कार्यफलन क्या है, किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को, लूजली बाउंडेड होगा वो इलेक्ट्रॉन को जो कहां पे होगा, उसकी सतह पर ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, उत्सर्जित करने के लिए दी गई या न्यूनतम ऊर्जा के लिए जरूरी न्यूनतम ऊर्जा ही क्या कहलाता है, कार्यफलन। क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। बात समझ में आ रही है बेटा। ठीक है, तो जो सभी मेटल्स होती है उनकी अपनी अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे सीजियम की अगर हम लोग बात करें तो इसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग यहां बात करें प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम का जो वर्क फंक्शन होता है वह होता है 6.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस तरह से ये होते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा एक बार बताऊं, मैं आपको एक चीज बताऊं फिर, कि जब भी हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे किसके द्वारा, प्रकाश विकिरण के द्वारा, ठीक है, तो वहां पे हमें एक न्यूनतम आवृत्ति की प्रकाश की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, उस न्यूनतम आवृत्ति को हम लोग कहते हैं यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना है इसके अंदर, जैसे मान के चलो अगर कि यहां पर इसके पास जो ऊर्जा हम लोग इसको दे रहे हैं, मेटल को, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो किसके रूप में दे रहे हैं, प्रकाश के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर सोचो ऊर्जा किसके रूप में आ रही है, विकिरण के रूप में आ रही है। ठीक है, तो उस केस के अंदर जो न्यूनतम ऊर्जा होगी, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्यफलन कहेंगे, उसे किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, तो यहां पर जो ऊर्जा होगी वो किसके रूप में आएगी, H इंटू म्यू के रूप में आएगी। ठीक है, तो इसको बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा अगर है वह किसके बराबर है, फाई के बराबर है। ठीक है, तो फाई बराबर अगर हम लोग यहाँ पे H लिखें, ठीक है, तो यहां पर म्यू नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, म्यू नॉट लिखेंगे। सर म्यू नॉट क्या है, यह वह मिनिमम आवृत्ति की विकिरण है, ठीक है, जो आपको रिक्वायर पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो म्यू नॉट जो कहलाती है हमारी, वह कहलाती है देहली आवृत्ति। क्या कहलाती है बेटा, ये देहली आवृत्ति है ना, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, बात समझ में आई। तो कार्यफलन जो हो गया वह क्या हो गया, H इंटू म्यू नॉट। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, अब बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी है वह किससे ज्यादा होनी चाहिए, फाई से तो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वह क्या होगा, एच म्यू नोट से तो ज्यादा ही होगा। एच म्यू जो ऊर्जा है वह किससे ज्यादा होगा, एच म्यू नोट से। तो इस प्रकार म्यू जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, म्यू नोट। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग यहां पर लैम्डा नोट दर्शाएं, है ना, लैम्डा के फॉर्म में, तो लैम्डा नोट जो कहलाती है वह कहलाती है देहली तरंग दैर्ध्य, है ना, ये क्या कहलाती है, देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो इस केस में जो जो विकिरण आपतित हो रही है, ठीक है, उसकी तरंग दैर्ध्य जो होनी चाहिए वह देहली तरंग दैर्ध्य से कम होनी चाहिए। तो ये दो जो रिजल्ट है निकल के आ रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जरूरी है, फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन। ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी होता है बेटा। ठीक है, तो बात समझ में आया। तो वर्क फंक्शन क्या है, किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो न्यूनतम ऊर्जा की है ना, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से जिस भी इलेक्ट्रॉन को हमें निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी देना होगी वही क्या होगी, उसका कार्यफलन होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है भाई, कि जब भी किसी धातु के ऊपर प्रकाश आपतित होता है, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकलने लग जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की ये घटना क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं किसी उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण द्वारा, किसी उपयुक्त आवृत्ति की विकिरण द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना ये क्या है बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है ना। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास मेटल है ना, और इस मेटल पर जब कोई प्रकाश आपतित होता है, ठीक है, तो यहां पर प्रकाश जब आपतित होगा तो हमें पता है वह किसके रूप में आएगा, फोटॉन्स के रूप में आएगा। ठीक है, तो जब भी किसी मेटल सरफेस पर प्रकाश विकिरण आपतित होती है और वहां से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर प्रकाश किसके रूप में होगा, आएगा फोटॉन्स के रूप में। ठीक है, और यहां पर उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स पर जब ये गिरेगा तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे बेटा, ग्रहण करेंगे फोटोन को, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाहर आना शुरू हो जाएंगे, जिन्हें हम लोग कहेंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। अब जैसे सोचो यहां पे हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन है किसी मेटल के अंदर, और बाहर से 20 फोटोन अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या 20 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक फोटोन को खाता है ना, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक फोटोन को ग्रहण करेगा। ठीक है, तो यहां पे एक चीज आप याद रखेंगे कि जब भी ऐसा होगा, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को ग्रहण करेगा हमेशा, ये बात याद रखेंगे आप, है ना, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक फोटोन को ही ग्रहण करता है। अब जरा देखो यहां से प्रकाश ऊर्जा आ रही है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से अगर करंट प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में प्रकाश ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है बेटा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है।
ठीक है बेटा, बात समझ में आई। अब देखो कुछ एल्कली मेटल्स जो होती हैं, एल्कली मेटल्स मतलब क्षारीय धातुएं की अगर हम लोग यहां बात करें, क्षारीय धातुएं सर कैसे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारी जो धातुएं हैं इनका जो कार्यफलन होता है ना वो बहुत कम होता है। तो ये दृश्य प्रकाश में भी प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये जितनी भी विकिरणें हैं ये दृश्य प्रकाश में भी, ये सारी की सारी विकिरणें दृश्य प्रकाश में भी प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती है। ठीक है, दृश्य प्रकाश में भी प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती है। ठीक है, बट जैसे कुछ हो गई, जैसे जिंक हो गई, कैडमियम हो गई, एल्यूमिनियम हो गई, ये जो होती हैं यह सब यूवी रेडिएशंस है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में सेंसिटिव होती हैं, उसमें ये प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेंगी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव सिंपल है, जब भी फोटॉन्स आकर के किसी मेटल सरफेस पर गिरेंगे, ठीक है, ये क्या है, हमारी मेटल है, धातु है। ठीक है, और उससे अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाएंगे तो वही क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन हम लोग अब करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जरा, यहां पे भाई एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है ना, जैसे यहां पे ये दर्शाई गई है, तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये देख सकते हो आप, क्लियर है बेटा। और यहां पर ये इलेक्ट्रोड है, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इनके बीच में एक विभवांतर आरोपित किया गया है, यहां पे आप देख सकते हो, इनके बीच में एक हम विभवांतर आरोपित करते हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज जो है ये उस विभवांतर को नाप रहा है। ठीक है, और यहां पे साथ में हमने एक एमीटर भी लगा रखा है जो करंट को मेजर करेगा। क्लियर है। यहां पे बेटा विकिरणें आपतित होती है, यहां पे बाहर से, है ना, यहां पे बाहर से कुछ विकिरणें आपतित होती हैं इस तरह से। अब हमें पता है कि जब विकिरण आपतित होंगी, जब विकिरणें इस तरह से आपतित होंगी, ठीक है, तो फोटॉन्स आएंगे, है ना, और यहां पर ये हमारा क्या है, उत्सर्जक है। ठीक है, एमीटर है, और ये क्या है, हमारा कलेक्टर है। ठीक है, ये संग्राहक है। ठीक है, तो यहां पे ये हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक है, ये जो है यह क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, कलेक्टर है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कलेक्ट करने का काम करेगा। है ना, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा। तो जैसे ही यहां पर विकिरणें आपतित होंगी, है ना, विकिरणें आपतित होंगी तो उनमें सब में क्या आएंगे, फोटॉन्स आएंगे। ठीक है, उन सभी विकिरणों में क्या आएंगे बेटा, फोटॉन्स होंगे। ठीक है, उन सभी फोटोन की अपनी अपनी क्या होगी, एक निश्चित ऊर्जा होगी। ठीक है, तो सभी फोटोन जो होंगे उनकी अपनी एक निश्चित ऊर्जा होगी, है ना, और निश्चित आवृत्ति होगी। ठीक है, तो वो जब आकर के गिरेंगे, ठीक है, तो यहां उत्सर्जक से इलेक्ट्रॉन जो होंगे, उत्सर्जक किसका बना होगा, मेटल का, धातु का होगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको ग्रहण करेंगे, फोटोन को ग्रहण करके वो इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये बाहर आना शुरू हो जाते हैं बेटा,
इस तरह से। और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर आ जाए, यहाँ पे बीच में कुछ भी स्पेस नहीं है, खाली जगह है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उत्सर्जित होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये यहाँ पर पहुंचते हैं कलेक्टर पे, ठीक है, तो ये पूरा परिपथ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो पूरा परिपथ बन जाएगा। पूरा परिपथ अगर बन जाएगा तो ये एमिटर अपना डिफ्लेक्शन देना शुरू हो कर देता है, और उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आईपी से, फोटो करंट से, है ना। आईपी को नाम दिया जाता है फोटो करंट का। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई। ये एक हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है ना, इसमें से ये भाग खाली है ना। यहाँ पे जब कोई भी विकिरण आपतित नहीं होती है तो इसका डिफ्लेक्शन 0 होता है, कोई भी करंट को प्रदर्शित नहीं करता है। जैसे ही यहाँ पर विकिरण आपतित होना शुरू हो जाती है, कहने का मतलब फोटोन्स जब गिरना शुरू हो जाते हैं इस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक पे, मेटल पे, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना, उत्सर्जित करना शुरू कर देता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा तो कलेक्टर पर पहुंचेंगे और पूरा परिपथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन देना शुरू कर देगा। जैसे ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना शुरू कर रहा है, एमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो समझ जाना कि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव चालू हो चुका है। बात समझ में आ रही है? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फोटोन के वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, और उसकी वजह से करंट बन रही, तो वो कहलाती है हमारी फोटो करंट। ठीक है, अब हम लोग यहां पर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इसके अक्रॉस, ठीक है, यहां पर हमने इन दोनों के बीच में जो भी विभवांतर आरोपित किया है, ठीक है, यहां पर जैसे मान के चलो अभी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ठीक है, अब ये जो उत्सर्जक है और ये जो कलेक्टर है ना, इन दोनों के बीच में हम लोग विभवांतर रखते हैं, ठीक है। अब उसमें हम लोग परिवर्तन करेंगे, ठीक है, या जो विकिरण आ रही है उसकी तीव्रता में परिवर्तन करेंगे, है ना, या उसकी आवृत्ति में परिवर्तन करेंगे, तो उसके साथ साथ में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके ऊपर उसका इफेक्ट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है वह है आपतित किरण की तीव्रता का प्रभाव, है ना। तो सबसे पहले बेटा आप यहां पे समझें कि तीव्रता का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप समझें कि तीव्रता का मतलब क्या होता है, जरा देखो समझो। तीव्रता का मतलब होता है आई, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, है ना। तीव्रता किसकी है, फोटोन्स की। यहां पर ऊर्जा किसके रूप में आ रही है, नंबर ऑफ फोटोन्स के फॉर्म में, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं, है ना। तो तीव्रता को सिंपली डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट सेकंड पर यूनिट टाइम, है ना। एनर्जी, ऊर्जा, इकाई समय में इकाई आयतन पर कितनी ऊर्जा आपतित हुई है, इकाई समय में इकाई आयतन पर कितनी ऊर्जा आपतित हुई है, वही हमारी क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है, ठीक है। तो तीव्रता जो है इसे हम लोग दर्शाते हैं ऊर्जा प्रति सेकंड पर यूनिट एरिया, है ना, प्रति सेकंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट सेकंड पर यूनिट एरिया, यह हमारी कहलाती है तीव्रता, है ना। यह है हमारा सेकंड और यह है हमारा एरिया। तो इकाई क्षेत्रफल पर आपतित प्रति सेकंड ऊर्जा जो होगी वही क्या कहलाएगी, तीव्रता हो जाएगी। अच्छा, ऊर्जा किसके रूप में आ रही है, फोटोन के रूप में। तो यहां पे हम लोग जो तीव्रता है उसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि फोटोन की संख्या भाई, जितने ज्यादा फोटोन आएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी। तो फोटोन की संख्या पर सेकंड पर यूनिट एरिया, जितने फोटोन आएंगे उतनी ऊर्जा आएगी, उतनी ऊर्जा आएगी उतनी इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें तीव्रता का मतलब समझ में आया, है ना। अब तीव्रता का, आपतित किरण की तीव्रता का प्रभाव हम लोग यहां पे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या चीज कांस्टेंट रखते हैं बेटा, ये एक चीज ध्यान रखें आप। इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें अभी हम यहां पे आवृत्ति जो है, ठीक है, और जो वोल्टेज हम लोग यहां पर अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, उसे क्या रखते हैं, नियत रखते हैं, ठीक है। तो आवृत्ति को हम लोग यहां पर नियत रख रहे हैं, है ना, और इसे भी हम लोग क्या रख रहे हैं, नियत रख रहे हैं। इन दोनों चीजों को हम लोगों ने यहां पर क्या रखा, नियत रखा है। और उस केस में हम लोग देखेंगे कि भाई तीव्रता का जो है किस तरीके से प्रभावित करेगी, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मान के चलो तीव्रता को बढ़ाया, तीव्रता मतलब क्या है बेटा, आई को बढ़ाया, आई को बढ़ाया, आई क्या है, फोटोन की संख्या पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो बताओ जरा, फोटोन की संख्या बढ़ेगी,
पर सेकंड पर यूनिट एरिया पर आपतित होने वाले फोटोन की संख्या, इसको स्मॉल n लिख लेता हूं मैं, है ना, फोटोन की संख्या पर यूनिट एरिया, है ना, तो ये बढ़ेगी अगर फोटोन की संख्या बढ़ी, ठीक है। तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक फोटोन जो है वो किसको मिलता है, एक फोटोन किसको मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन को मिलता है। तो फोटोन की संख्या अगर बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे वह भी बढ़ेंगे, ठीक है सर। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन दर है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन दर मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, यह भी क्या होंगे, यह भी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर बढ़ेगी तो एक बार बताओ, एक पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करने वाले इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। तो एक बार बताओ, अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन अगर प्रति सेकंड बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, करंट बढ़ रही है। तो यहां पर करंट कौन सी है सर, फोटो करंट है, ठीक है। तो ऐसा होने पर क्या होगा बेटा, फोटो करंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात समझ में आई। तो अल्टीमेटली क्या है, तीव्रता के बढ़ने पर क्या बढ़ रहा है, फोटो करंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि जो फोटो करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, तीव्रता के होती है। जितनी ज्यादा आप तीव्रता बढ़ाओगे उतनी ज्यादा फोटो करंट बढ़ेगी। और तीव्रता का मतलब समझ लो, फोटोन की संख्या प्रति सेकंड पर यूनिट एरिया, मतलब फोटोन की संख्या बढ़ाओगे तो तीव्रता बढ़ेगी, फोटोन की संख्या बढ़ाओगे तो तीव्रता बढ़ेगी। गॉट इट। तो इन दोनों के बीच में अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, फोटोन की संख्या, सॉरी तीव्रता और फोटो करंट के बीच में, तो यहां पर एक्स एक्सिस पर मैं तीव्रता को दर्शाऊं और वाई एक्सिस पर अगर मैं फोटो करंट को दर्शाऊं, तो इनके बीच में देखो कैसा रिलेशन है, लीनियर। तो यहां पे एक लीनियर ग्राफ आएगा, ये दर्शाएगा कि भाई फोटोन बढ़ाने पर, सॉरी तीव्रता बढ़ाने पर फोटो करंट भी बढ़ती है, ठीक है, ये जो दर्शाएगा। क्लियर, कोई बात समझ में आई ना। चलो अब हम लोग यहां बात करेंगे विभव का प्रभाव, ठीक है भाई, इसे आप समझो अब थोड़ा। देखो जो हमारी प्रणालिका है, ठीक है, जो हमारी यहां पर प्रणालिका है ना, उसमें इधर हमने उत्सर्जक लगा रखा है और यहां पर कलेक्टर लगा रखा है। इन दोनों के बीच में हमने एक विभवांतर आरोपित किया हुआ है, ठीक है, V, ये वेरिएबल है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से विकिरणें आपतित होती है, मतलब फोटोन्स आ रहे हैं यहां से, और फोटोन जब आकर के गिर रहे हैं तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से इस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बताओ, अगर हम लोग यहां पर विभवांतर इस तरह से आरोपित करें कि जो संग्राहक है ना, ये जो है हमारा उत्सर्जक, और यह क्या है हमारा कलेक्टर, मतलब संग्राहक, ये एमिटर है, ये कलेक्टर है। अगर कलेक्टर जो है वो उत्सर्जक के रेस्पेक्ट में किस पर है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, तो हमें पता है कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। यहां पर देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, है ना, वो इस दिशा में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने विभव प्रभाव के अंदर पता है बेटा, सबसे पहले मैंने यहां पर जो है वो तीव्रता जो है उसे क्या रखा, निश्चित रखा। मान के चलो I और V, ये दोनों चीज मैंने यहां पर क्या रख रही हुई है, नियत रखी हुई है। और उस केस में जब हम लोग विभव के ऊपर परिवर्तन करेंगे, तब यहां से जो एमीटर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, मतलब जो फोटो करंट है उसके ऊपर क्या प्रभाव होगा, वो हम लोग यहां पे अब ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को नियत रखते हुए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा देखो, अगर मान के सोचो इनिशियली पहले मैं यहां पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं भी करता हूं, ठीक है, कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करता हूं, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट कंडीशन में देखो, सोचो मैंने यहां पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, ठीक है, जीरो पोटेंशियल अप्लाई किया है, ठीक है। तो उस केस में भी बेटा आईपी जो होगा फोटो करंट, उसकी वैल्यू नॉन जीरो आएगी। उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि जो फोटोन आ रहे हैं, ठीक है, तो फोटोन जो है वो अपने साथ ऊर्जा लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके पास जो अपनी एनर्जी है
उनके पास अपनी जो एनर्जी है, ठीक है, वो डेफिनेटली इसके कार्यफलन से तो ज्यादा ही होगी, है ना। तो कार्यफलन से ज्यादा वो एनर्जी लेकर के जब वो आएंगे तो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को ग्रहण कर लेंगे, है ना। उसमें से जितना कार्यफलन में उपयोग आएगा उतना उसमें व्यर्थ हो जाएगा और बाकी बची हुई एनर्जी से वो गमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाकी बची हुई एनर्जी से क्या करते हैं बेटा, ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि जब V क्या है, जीरो है, ठीक है, V जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा अंदर, जीरो। तो कोई भी फोर्स उनके ऊपर नहीं लगेगा और कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी क्या होगा, अपनी खुद की गतिज ऊर्जा से गति करेंगे और यहाँ पे फोटो करंट डेवलप होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अब उस केस में अगर मैं फोटो करंट और विभवांतर के बीच में अगर एक ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो IP और जो वोल्टेज मैं अप्लाई कर रहा हूं, और अभी मैंने वोल्टेज जो है इस साइड पॉजिटिव वोल्टेज है, ठीक है, तो इस साइड यहां पर हम लोग लिखेंगे कलेक्टर का पोटेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, उत्सर्जक के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल इसे हम लोग लिख सकते हैं इधर, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एमीटर, ठीक है। संग्राहक का विभव किसके रेस्पेक्ट में, उत्सर्जक के रेस्पेक्ट में, और वो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब जरा देखो यहां पर जो वोल्टेज हमने कितना आरोपित किया है, 0 आरोपित किया है, ठीक है। तो उस समय भी बेटा यहां पे कोई ना कोई फोटो करंट IP डैश मान के चलो फ्लो करेगी, क्लियर है। अब सोचो सेकंड केस हम लोग अगर बात करें तो सेकंड केस में सोचो तुम यहां पर सेकंड केस में जो है वो वोल्टेज जो है उसको नॉन जीरो रखते हो और वोल्टेज को बढ़ाने की कोशिश करते हो। जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्वरित करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्वरित करेगा तो फोटो करंट बढ़ेगी और फोटो करंट बढ़ करके फोटो करंट जो है वह अपनी एक अधिकतम सीमा तक पहुंच जाती है, ठीक है, संतृप्त हो जाती है ना। फोटो करंट बाद में क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है ना। और उस केस में जो हम धारा बोलते हैं, है ना, उसको संतृप्त धारा बोलते हैं, है ना। उस केस में जो फोटो करंट है उसे क्या कहा जाता है, IS, और ये हो जाती है संतृप्त धारा। समझ में आया, सैचुरेशन करंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग लिखेंगे E इंटू कैपिटल E। ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पहले जा रहे थे उसी डायरेक्शन में क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे। भाई इलेक्ट्रॉन की चाल जो है, इलेक्ट्रॉन का मोशन जो हो रहा है अल्टीमेटली वो किधर हो रहा है, इसी डायरेक्शन में तो मूव कर रहे हैं ये सब, ठीक है। तो फोर्स लग गया अगर इनके ऊपर, सोचो अगर इलेक्ट्रॉन जो है इनके ऊपर इसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, वो त्वरित होंगे तो उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट बढ़ेगी। बट फोटो करंट भी अपनी एक लिमिटेड वैल्यू पर बढ़कर के कांस्टेंट हो जाएगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त धारा या सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो इस केस में बेटा, इस केस में अगर हम लोग देखें और ग्राफ बनाएं तो यहां पे फोटो करंट बढ़ती तो है, ठीक है, बट वो बढ़ करके अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू ग्रहण कर लेती है, ठीक है। यहां पर उसके बाद आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ, यहां पे ये ग्राफ जो है इसके इस तरह से ही रहेगा पैरेलल, ठीक है। तो यहां पे इसे हम लोग कहते हैं फिर IS, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा, क्लियर है। अब सोचो थर्ड केस में, थर्ड केस में क्या कर दिया जाए, थर्ड केस में मान के चलो इसकी जो पोलरिटी है ना, उसे रिवर्स कर देते हैं, है ना। मतलब सोचो यहां पे माइनस की जगह हम लोग प्लस कर दें और प्लस की जगह माइनस कर दें, माइनस की जगह अगर प्लस कर देंगे, प्लस की जगह अगर माइनस कर देंगे तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी बेटा, बदल जाएगी, उसकी डायरेक्शन भी फिर इधर से इधर हो जाएगी। समझ रहे हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड से इस साइड हो गई, ठीक है, तो इस केस में आप देखना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बदल गई, इधर से इधर हो गई, ठीक है, तो इस पे काम करने वाला
एक सेकेंड इसे रफ कर देते हैं, नहीं यार हो नहीं पाएगा ये। ठीक है, तो इस केस में इसको भूल जाओ। इस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर अब लगने वाला जो बल होगा, ठीक है, वो इस दिशा में काम करेगा। ये पिंक कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पहले इसके ऊपर बल इधर लग रहा था, ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई है ना, मैंने इसकी पोलरिटी को क्या कर दिया, माइनस प्लस, और इसका क्या कर दिया, प्लस। ठीक है, तो सेकंड केस में हम लोग क्या करें, सेकंड केस में जो कलेक्टर है ना, जो कलेक्टर है इसे हम लोग किस पर रख दें, नेगेटिव पोटेंशियल पर, और उत्सर्जक को किस पर रख दें, पॉजिटिव पोटेंशियल पर। ठीक है, तो अब इस केस में अगर हम लोग अगर ऐसा कर दें कि उत्सर्जक उच्च विभव पर रखा जाए और कलेक्टर जो है इसे निम्न विभव पर रखा जाए, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो था उसका मोशन इधर था, है ना, उसकी गति क्या थी बेटा, इधर थी, और उसके ऊपर काम करने वाला जो बल है, इसके ऊपर काम करने वाला जो बल है वह इधर लगेगा, फोर्स। ठीक है, तो बताओ यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये क्या होगा, मंदित होगा, है ना, इसकी धीरे धीरे ये चाल जो हो जाएगी वो क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन अगर मंदित होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली फोटो करंट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डेफिनेटली फोटो करंट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर मैं इस ग्राफ को अगर पीछे की तरफ बढ़ाऊं, ठीक है, तो आप मुझे बताओ जैसे उत्सर्जक को अगर उच्च विभव, कलेक्टर को निम्न विभव पर चेंज कर दिया, तो पोलरिटी आपने रिवर्स कर दी, तो जो पॉजिटिव साइड था अब वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड हो जाएगा, इस साइड, है ना, बात समझ में आ रही है? तो धीरे धीरे अगर ऐसा किया आपने और वोल्टेज को आप बढ़ाते गए, है ना, वोल्टेज को आप बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ठीक है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा, तो इसका ऊपर मंदन बढ़ेगा। ठीक है, और मंदन बढ़ेगा तो फोटो करंट क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। ठीक है, तो फोटो करंट धीरे धीरे कम होकर के इस तरह से फोटो करंट बेटा यहां से धीरे धीरे कम होकर के और अपनी क्या हो जाती है, फाइनली जीरो हो जाती है। आप देख सकते हो यहां पर फोटो करंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्लियर है? तो जिस पोटेंशियल पर जाकर के ये फोटो करंट आपकी जीरो हुई है, ठीक है, उस पोटेंशियल को एक नया नाम दिया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं V0, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है? बात समझ में आई? तो सर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, जरा इसे समझाओ। तो भाई एक बात बताओ, यहां से सोचो कि ये जो उत्सर्जक है ना, ये जो उत्सर्जक है मैंने इधर में बनाया, ये उत्सर्जक है, इस उत्सर्जक से जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। अब सोचो उन सब इलेक्ट्रॉन में से कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो उसकी सतह से बाहर आ रहा है ना, मतलब उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, उसकी मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होगी, है ना। भाई उत्सर्जक से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं तो उत्सर्जक का मतलब तो धातु है, धातु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, और बाहर उसकी सतह पर भी होंगे। ठीक है, तो जो सतह से बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसे सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बाहर आने में, तो उसके पास गतिज ऊर्जा कैसी होगी, सबसे ज्यादा होगी। और जो इलेक्ट्रॉन अंदर से आएगा वो टकराते हुए बाहर आएगा, तो वो अपनी एनर्जी क्या कर देगा, फोटोन ग्रहण किया उसने और टकराने में उसने अपनी ऊर्जा क्या करी, वेस्ट करी, और उसमें वेस्ट करने के बाद जब वो बाहर आएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से आएगा उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो हम मान रहे हैं कि ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ रहा है, ठीक है, जिसके पास उसकी गतिज ऊर्जा कैसी है, सबसे अधिकतम है। क्लियर है? उससे क्या पास उसकी गतिज ऊर्जा कैसी है, सबसे अधिकतम है। अब जैसे ही इसे बेटा बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, जैसे ये बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आएगा, ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में अप्लाई कर रखी है, वैसे ही इसके ऊपर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, है ना। यह बल क्या करेगा, इसको त्वरित मंदित करेगा। यह बल क्या करेगा, इसको मंदित करेगा। अगर सोचो हमने यहां पर एक ऐसा विभव अप्लाई किया जिसको हम लोग बोल रहे हैं V0, उस विभव पर
ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकला और बाहर निकलते से अगर रुक जाता है तो इसकी पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा में, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा वह पोटेंशियल है, ठीक है, जिस पर किसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण गतिज ऊर्जा एकदम से वो रुक जाता है और रुक करके किस में वो कन्वर्ट हो जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में आई? मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो क्या? कि ऐसा पोटेंशियल है ना, ऐसा पोटेंशियल जिस पर उत्सर्जक से निकलने वाला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एकदम से रुक जाता है, एकदम से स्टॉप हो जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो सर उसमें होता क्या है? तो उसमें उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा, उसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो के मैक्सिमम किस में बदल जाएगा? Q इंटू वी में, ठीक है। किस पोटेंशियल पर बदला है? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, ठीक है। तो हम लोग यहां पर इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि के मैक्सिमम इक्वल्स टू Q की जगह क्या आएगा? E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा? E, और V की जगह क्या आएगा? V नॉट, ठीक है, जहां पे V नॉट क्या है? हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। बात समझ में आई? तो भाई यहां पे जो V नॉट है इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसे ही हम लोग हिंदी में अगर बोलें तो V नॉट जो कहलाता है आपका, ठीक है, V नॉट जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? निरोधी विभव। क्या कहलाएगा बेटा? ये निरोधी विभव, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सॉरी एक चीज जो मैं आपको बता दूं तो भाई यहां पर आपने क्या किया? इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को नियत रखा है। अब सोचो अगर आप इंटेंसिटी को बदल देते हो, ठीक है, इंटेंसिटी को अगर आप बदल देते हो, ठीक है, तो फिर ग्राफ आपका ये हो जाएगा, ठीक है। सर अगर जैसे इंटेंसिटी को अगर बढ़ा रहे हो तब क्या होगा? तो इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर फिर सैचुरेशन करंट भी जो होगी बेटा वो भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहां पे वो जो ग्राफ है हमारा, ठीक है, इसमें जैसे यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या है? फिक्स है, क्योंकि हमने आवृत्ति जो रख रखी है वो कैसी रख रखी है? निश्चित रख रखी है। अगर आवृत्ति निश्चित होगी तो फोटोन की ऊर्जा भी कैसी होगी? निश्चित होगी। अगर फोटोन की ऊर्जा अगर निश्चित होगी तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल रहा है वह भी कैसी रहेगी? फिक्स रहेगी, उसमें भी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो फोटो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वह भी अपना क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अब अगर सोचो तुमने तीव्रता को बढ़ाया है ना, तीव्रता को बढ़ाया है तो तीव्रता बढ़ेगी तो फोटोन की संख्या बढ़ेगी, फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो उस केस में तुम्हारी फोटो करंट बढ़ेगी, ठीक है। तो इस केस में हमारी सैचुरेशन करंट क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इसका ग्राफ मैंने इधर दर्शाया हुआ है, इसे आप जरा समझ लें। तो यहां पे आप देखो कि जैसे अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो इंटेंसिटी अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो जैसे I3 जो है, I2 जो है और I1, इस तरह से आपने इंटेंसिटी बढ़ाई। सबसे पहले I3 I1 थी, उससे ज्यादा I2 थी और फिर आपने ऐसे बढ़ाई। तो इस केस में सैचुरेशन करंट सोचो IS1 है, इधर IS2 और इधर क्या हो जाएगी? IS3। तो सैचुरेशन करंट आपकी इंक्रीज होती है। तो यहां से देखो ये जो ग्राफ है ये किसके करस्पॉन्डिंग है? I1, है ना। यहां पे जो सैचुरेशन करंट आपकी बनी है, ठीक है, इस जगह जो आपकी सैचुरेशन करंट होगी वह होगी IS1, ठीक है। ये जो सेकंड ग्राफ है इस पॉइंट पर जो सैचुरेशन करंट होगी आपकी वह क्या होगी? IS2 होगी, ठीक है। थर्ड वाला जो ग्राफ है आपका वह ऐसा है, यहां पर इस पॉइंट पर जो सैचुरेशन करंट होगी आपकी वह क्या होगी? IS3। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग हमारी इंटेंसिटी I1 है, इसके करस्पॉन्डिंग I2 है और इसके करस्पॉन्डिंग I3 है। तो देखो ये हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसी के अनुसार हमारी यहां पर सैचुरेशन करंट जो है वह भी इंक्रीज हो रही है। इस दिशा में हमारी अगर इंटेंसिटी बढ़ रही तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ रही है, ठीक है। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा है? फिक्स है। क्यों? क्योंकि हमने आवृत्ति जो है उसे क्या रखा हुआ है? नियत रखा हुआ है, ठीक है। आवृत्ति नियत है तो वहां पर उस ग्राफ में आपकी फोटो करंट जो है, सॉरी आवृत्ति नियत है तो सिर्फ फोटो करंट बढ़ रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा है? कम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपतित किरण की आवृत्ति का प्रभाव, है ना। अब आपतित किरण की आवृत्ति जो है उसे हम लोग यहां पर देखेंगे भाई। तो देखो जरा क्या है कि सोचो
आपतित किरण की आवृत्ति का प्रभाव, यहां पर मैं क्या रख रहा हूं भाई, यहां पर मैं इंटेंसिटी जो है, तीव्रता जो है, उसे नियत रख रहा हूं, है ना। तीव्रता को हम लोग यहां पर नियत रखते हैं और फिर बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो, अगर आपने आवृत्ति को बढ़ाया, अगर आपने आवृत्ति को बढ़ाया, जो फोटोन जो विकिरण आ रही है उसकी आवृत्ति को अगर आपने बढ़ाया तो फोटोन की ऊर्जा भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस केस में फोटोन की ऊर्जा एच म्यू ये भी बढ़ेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। फोटोन की ऊर्जा अगर बढ़ेगी तो फोटोन को कौन ग्रहण कर रहा है, यहां पर जैसे विकिरण आकर के गिर रही है इस पर, उत्सर्जक पर, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन के पास में अपनी खुद की गतिज ऊर्जा है। सोचो कोई इलेक्ट्रॉन जो है अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर के बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास एनर्जी किससे मिल रही है, फोटोन से मिल रही है। अगर फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होगी, तो के मैक्सिमम की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे अधिकतम गतिज ऊर्जा से आ रहा है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है। अब हमें पता है कि जो के मैक्सिमम होता है ना, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ई वी नॉट के बराबर होती है। आप इसको मैग्नीट्यूड में रखना, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। ई वी नॉट होती है, ठीक है। तो के मैक्सिमम बढ़ेगा तो डेफिनेटली बेटा ई वी नॉट भी बढ़ेगा। क्या होगा, ई वी नॉट भी बढ़ेगा। ई वी नॉट बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जहां पे किसी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको 10 वोल्ट की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है, मान के चलो पहले आपकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, μ1 थी, उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, स्टॉपिंग पोटेंशियल था 5 वोल्ट। अब तुमने तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके μ2 कर दिया, है ना, μ1 से ज्यादा कर दिया, ठीक है। तो डेफिनेटली के मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ गई, के मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ गई होगी तो ईवी नॉट की वैल्यू भी बढ़ गई होगी, है ना। अब तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होकर के क्या वो 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं आएगा, बिल्कुल। तो अब तुम्हें उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए किसी ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, तो सोचो वो क्या होगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आप देखो हमने एक ग्राफ दर्शा रखा है ये वाला, जिसमें इंटेंसिटी कैसी है, नियत है ना। और बेटा इन सब केस में जो सैचुरेशन करंट रहेगी वह कैसी रहेगी, वह नियत रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आपने इंटेंसिटी को नियत रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से आप देखो, यहां से अगर हम लोग ग्राफ देखें तो जरा देखो, पहले हमारा सोचो ये कोई ग्राफ आ रहा होगा, ठीक है, पहले हमारा सोचो यह कोई ग्राफ आ रहा होगा, ये ऐसे जाकर के, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें सैचुरेशन कोई करंट मिल रही होगी IS जो फिक्स है ना। और यहां पे इस जगह जो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा होगा वह क्या था, V01, है ना। ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इस साइड अगर पॉजिटिव है तो इस साइड जी की जो पोलरिटी है वह कैसी है, नेगेटिव। बट आपको तो मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, आपको सिर्फ क्या कंसीडर करना है, मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, ठीक है। अब तो सोचो हमारे पास पहले जो फ्रीक्वेंसी थी क्या थी, μ1 थी, उसके करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, V01 था। आप मैग्नीट्यूड में ले लो, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके, और फ्रीक्वेंसी जो है उसे हमने इंक्रीज करके μ0 μ2 कर दिया, है ना, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे बेटा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो के मैक्सिमम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले जो के मैक्सिमम था उसकी वैल्यू क्या थी, EV01 थी। अब हमारा जो के मैक्सिमम हो जाएगा इस केस में, उसकी वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगी, सोचो EV02 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस केस में हमारा आने वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वह भी क्या हो जाएगा, V02 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो V02 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जरा ग्राफ देखो, इसमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है पहले यहां था, है ना, अब अगर बढ़ा, स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़, मैग्नीट्यूड देखो बेटा, यहां पर सोचो यहां पर -5 वोल्ट है, तो अब तुम्हें ज्यादा वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। अब तुम्हें जहां 5 वोल्ट रिक्वायर पड़ रहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब तुम्हें 10 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो 10 वोल्ट कहां आएगा, यहीं तो आएगा, इधर पीछे की तरफ, ठीक है। तो यहां पर देखो V02 थोड़ा पीछे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, यहां पर इस तरह से आप देख सकते हो, ये जो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसकी वैल्यू बढ़ गई है और वो क्या हो गया, -V01, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तुमने बढ़ाई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है
वह यह है जिसमें सैचुरेशन करंट वही अपनी फिक्स है ना। और तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो उसके करस्पॉन्डिंग भी तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और पीछे शिफ्ट हो गया होगा। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया है हमारा V03 माइनस में। इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो ग्राफ है वह कैसा हो गया है, ऐसा हो गया है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। कोई दिक्कत है नहीं? ठीक है, अब बेटा ये जो ग्राफ निकल के आ रहा है EV0 और आवृत्ति के बीच में, ठीक है, ये आइंस्टाइन की जो इक्वेशन होती है ना उससे हमारा ये ग्राफ निकल के आता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये गलती से यहां पर डल गया है। ठीक है, ये आगे की साइड डलना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये आवृत्ति और किसके बीच में है, अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम के बीच में। ठीक है, तो ये मैं भी आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये समझ में आया आपको कि आपतित किरण की आवृत्ति का प्रभाव, अगर आपतित किरण की आवृत्ति बढ़ाओगे तो उस केस में आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां से देखो आवृत्ति और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों इस तरह से रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो जरा देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि भाई जो के मैक्सिमम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, जो के मैक्सिमम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, फ्रीक्वेंसी के। और के मैक्सिमम जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, के मैक्सिमम के, है ना। के मैक्सिमम किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। मैक्सिमम गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, गतिज ऊर्जा पे। ठीक है, तो जो यहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल है V0 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के नहीं है। ठीक है, वो इनडायरेक्टली किसी तरीके से फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि भाई म्यू बढ़ा रहे हो तो उससे के मैक्सिमम बढ़ रहा है, और के मैक्सिमम बढ़ रहा है तब जाकर के क्या हो रहा है, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। ठीक है, तो भाई नियम ये पढ़ लेते हैं। देखो, किसी धातु की सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब प्रकाश विद्युत धारा जो है आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, तो IP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, I के होती है। हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, दी गई धातु के लिए आपतित विकिरण की एक न्यूनतम आवृत्ति होती है ना, जिसके नीचे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। इस न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति, है ना। ये हम लोगों ने कार्यफलन में पढ़ा था कि भाई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपतित आवृत्ति जो होनी चाहिए वो दहली आवृत्ति से ज्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, उत्सर्जित होने वाले प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तब के मैक्सिमम क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, आवृत्ति बढ़ाने पर नहीं होता। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक ताक्षणिक प्रक्रिया है ना भाई। ये जो है ये एक ताक्षणिक प्रक्रिया है, इंस्टेंटेनियस प्रक्रिया है। क्या कि जैसे अगर मान के चलो हमने फोटोन को इंसिडेंट किया तो फोटोन जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, विद इन 10⁻⁹ सेकंड या -8 सेकंड के ऑर्डर में, ठीक है, इस ऑर्डर में जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये कैसी प्रक्रिया है, एक ताक्षणिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो टाइम लेग इसके अंदर बहुत ही कम होता है। टाइम लेग जो होता है मतलब निकलने में जो समय वो लगता है, इलेक्ट्रॉन जैसे फोटोन आकर के ग्रहण हुआ, ग्रहण होने के बाद में जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इस प्रक्रिया में जो पूरा समय लगेगा वो अत्यंत निम्न होता है, दैट इज 10⁻⁸ सेकंड ऑर्डर की कैटेगरी का। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, जरा इसे समझो। तो हमें पता है कि भाई ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पर जब फोटोन आकर के गिरेंगे तो वो अपनी ऊर्जा साथ लेके आएंगे। ठीक है, और हर एक फोटोन की जो ऊर्जा होगी, ठीक है, ये सब क्या है, फोटोन है, और प्रत्येक फोटोन की अपनी एक निश्चित ऊर्जा है ना। बात समझ में आ रही है। और ये हमारी जो धातु है, इस धातु का कार्यफलन जो है, सोचो वो कितना है, पाई है। ठीक है, जैसे ही फोटोन इस पर आकर आपतित होंगे तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन जो है हमारे क्या होंगे,
उत्सर्जित होंगे। ठीक है बेटा, अगर सोचो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वह कौन सा इलेक्ट्रॉन है, जो इसकी सतह पर है ना। तो सतह पर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान के चलो इसके अंदर है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, फोटोन जो इस इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण किया, ठीक है, फोटोन जिस इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण किया, ये जो फोटोन है जिस इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण किया वो अंदर था। ठीक है, तो अंदर बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होंगे, है ना। तो जब वो आएगा तो इनसे कॉलिजन करते हुए बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर उसकी एनर्जी का क्या हो जाएगा, कॉलिजन में लॉस हो जाएगा। पर जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से जस्ट बाहर निकलेगा उसे सिर्फ और सिर्फ कितनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, जितनी उसने ग्रहण करी है उसकी कार्यफलन में बस। ठीक है, तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन अपना उत्सर्जित होगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास में अपनी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के पास में अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आइंस्टाइन के रिलेशन के अकॉर्डिंग, आइंस्टाइन के समीकरण के अकॉर्डिंग आपतित फोटोन की जो ऊर्जा होती है ना, आपतित फोटोन की ऊर्जा जो होगी, है ना, जिसे हम लोग बोलेंगे एच म्यू, वह किन दो भागों में बढ़ती है, एक कार्यफलन में और एक अधिकतम गतिज ऊर्जा में। ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे के मैक्सिमम। ठीक है भाई, तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि भाई एच म्यू जो होगा, है ना, दैट इज इक्वल टू के मैक्सिमम प्लस फाइव। ठीक है, तो आप यहां से बेटा क्या लिख सकते हो, आप यहां से लिख सकते हो कि सर के मैक्सिमम जो होगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, वह क्या हो जाएगी, एच म्यू माइनस फाइव के हो जाएगी। ठीक है, किसके हो जाएगी, एच म्यू माइनस फाइव के, है ना। इसको क्या लिख सकते हो, ई वी नॉट, के मैक्सिमम को क्या लिख सकते हो, ई इंटू वी नॉट। वी नॉट क्या होगा हमारा निरोधी विभव, वो हो जाएगा हमारा एच म्यू माइनस फाइव। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन हमें ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में भी मिल सकती है हमें, ई वी नॉट बराबर एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव, ऐसे भी मिल सकती है। ठीक है, एक इक्वेशन हमें चाहे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की ऐसी भी मिल सकती है, एच सी अपॉन लैम्डा इंटू ई इंटू लैम्डा माइनस का फाइव अपॉन ई। क्लियर है बेटा, तो ये सारी इक्वेशंस हमारी जो है, ये सब आइंस्टाइन की इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये। और इस इक्वेशन से बहुत सारी इक्वेशंस हम लोग ड्राइव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, आप जरा देख लो यहां पर, ये जो हमने बताया था ग्राफ, इसमें देखो क्या है, ई वी नॉट, ई वी नॉट बराबर क्या निकल के आ रहा है आपका, ई वी नॉट निकल के आ रहा है आपका एच म्यू माइनस फाइव। ठीक है, तो ई वी नॉट जो है ये अधिकतम गतिज ऊर्जा है हमारी। ठीक है, के मैक्सिमम। ठीक है, इसके हम लोग क्या मान सकते हैं, अगर के मैक्सिमम, इसको अगर हम लोग यहाँ वाई मान ले, ठीक है, म्यू को अगर हम लोग यहाँ एक्स मान ले, ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसी बन गई, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहां से जब आप कंपेयर करोगे तो जो m हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा, h, ये क्या हो चुका है, कांस्टेंट। h कैसा होता है, कांस्टेंट। ठीक है, c जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस फाइव, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अगर आप y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में, y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में अगर ग्राफ निकालोगे, ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, सर यहां पर ये म्यू नॉट है, हाँ बिल्कुल म्यू नॉट है। ठीक है, जब आप फ्रीक्वेंसी जो है किसके बराबर रखोगे, फ्रीक्वेंसी को अगर आप म्यू नॉट के बराबर रखोगे, ठीक है, तो उस केस में आपका के मैक्सिमम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सर कैसे, अरे भाई अगर तुमने इक्वेशन के अंदर एच म्यू नॉट रखा तो एच म्यू नॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, एच म्यू नॉट फाइव होता है। एच म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, फाइव होती है। ठीक है, तो फाइव माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो यहां से जो के मैक्सिमम निकला या ईवी नॉट की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, जीरो आ गई, तो उस पर तुम्हारी अधिकतम ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो। तो सेटिस्फाइड हो रही है ना भाई इक्वेशन। तो इस तरह से ये अधिकतम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच में ग्राफ होता है। चलिए तो ये चीज समझ में आ गई आपको। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन के धातु पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का कोई प्रकाश आपतित होता है। ठीक है,
तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगी या नहीं, है ना, हाँ, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम ऊर्जा निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारा कार्यफलन दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। ठीक है, धातु पर कितने कार्यफलन पर इतने तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है। कहने का मतलब जो फोटोन है, अगर मैं फोटोन की ऊर्जा अगर निकालूं तो बताओ जरा, फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगी, एच म्यू। इसको क्या लिख सकते हो आप, 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, अगर किस में है, एंगस्ट्रॉम में है, तो किस में लिख सकते हो, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हो जाएगा 12,400 एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना हो गया, 6,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाय 124 डिवाइडेड बाय 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अभी ये जो वैल्यू निकल के आ रही है बेटा, ये वर्क फंक्शन से कैसी है, ज्यादा है। ये जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन अगर होगा तो के मैक्सिमम क्या होगा, के मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी एच म्यू माइनस 5, है ना। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एच म्यू क्या निकल के आ रहा है, इट इज 124/60 एंड -2, सो इट विल बी 0.07, है ना, इट इज 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये निकल के आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है द्रव्य की तरंग प्रकृति, इसे समझें। देखो जरा, हमने पहले पढ़ा कि जो तरंग है वो अपना कणीय व्यवहार दर्शाती है। ठीक है, तो क्या किसी कण को भी अपना तरंगी व्यवहार दर्शाना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा होता है ना। एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली, उन्होंने ये चीज प्रूफ करी है। ठीक है, कैसे कि भाई प्रकृति जो होती है उसमें सममिति होती है। ठीक है, सममिति का मतलब जरा तो समझो, जैसे हमें पता है कि जो पूरे यूनिवर्स की जो ऊर्जा है वह 2 भाग में ही है, या तो द्रव्य में, पदार्थ में, या फिर वो तरंग के रूप में। ठीक है, तो जब तरंग द्रव्य की भांति व्यवहार कर सकती है, जब कोई तरंग पार्टिकल नेचर शो कर सकती है ना, कोई वेव जब पार्टिकल नेचर शो करती है ना, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग की प्रकृति में क्या होती है भाई, सम्मति होती है। तो इसके अनुसार कोई भी पार्टिकल अपना तरंग व्यवहार भी प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, तो जिस प्रकार एक तरंग अपना जिस प्रकार एक तरंग अपना कणीय व्यवहार दर्शाती है, ठीक है, उसी प्रकार क्या किसी कण को तरंगीय व्यवहार दर्शाना चाहिए क्या, बिल्कुल यस। ऐसा किसकी वजह से होगा, सममिति की वजह से। नेचर में क्या होता है, सिमेट्री होती है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट के अनुसार क्या था भाई, कि यदि कोई कण गतिशील अवस्था में है तो वह अपने साथ एक तरंग संलग्न रखता है, उसके साथ तरंग होती है। जैसे मान के चलो कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, है ना, तो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट के अनुसार उसकी तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किया जा सकता है। और तरंग दैर्घ्य किसी भी तरंग दैर्घ्य कौन सा एट्रीब्यूट है ना, तरंगी गुण है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य को अगर हम लोग प्रदर्शित करें तो वह हो जाएगी h डिवाइडेड बाय संवेग। ठीक है, अब जैसे ये पार्टिकल है तो इसका संवेग क्या होगा, m इंटू वी। ठीक है, तो इसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, h डिवाइडेड बाय m इंटू वी।
बात समझ में आई? ठीक है, अब सोचो कि अगर कोई पार्टिकल की गतिज ऊर्जा आपको पता है, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम ऊपर नीचे अगर मास का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो देखो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, एम वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो यहाँ से k बराबर आप क्या लिख सकते हो, इट इज पी स्क्वायर बाय 2m। तो p बराबर देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2m k। तो हम किसी तरह से इस प्रकार हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को गतिज ऊर्जा के रूप में भी दर्शा सकते हैं, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2m k। अब काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल को बहुत रूप में दी जा सकती है। जैसे पहले हम लोग यहाँ बात करें कि किसी चार्ज पार्टिकल Q को अगर हम लोग किसी पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सेलरेट करें, ठीक है, किससे एक्सेलरेट करें, V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करें, तो उसकी गतिज ऊर्जा को क्या लिख सकते हैं, K इक्वल्स टू Q इंटू वी लिखा जा सकता है। तो लेमडा डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, H डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2m Q इंटू वी, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वह E होता है, तो उससे रिलेटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ जो हो जाएगी H डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2m E इंटू वी होगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके जब लिखोगे तो आप इसको 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में V एंगस्ट्रॉम, जहाँ पे V किस में होगा, वोल्ट में होगा, इस तरह से भी लिख सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है, दूसरी अगर हम लोग यहाँ बात करें तो तापीय ऊर्जा अगर दें, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग किसी को दे रहे हैं दैट इज 3/2 kBT टेम्परेचर के फॉर्म में ऐसे दे सकते हैं, तो उससे लिंक करने वाली जो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, H डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2m, है ना, 2m k क्या हो जाएगा, इट इज 3/2 एंड kb इंटू टी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिट इज व्हाट, H डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 3m kBT, जहां पे kb क्या होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है m द्रव्यमान के v वेग से गतिशील कण का तरंग दैर्ध्य क्या होगा। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा, h अपॉन m इंटू वी, यही होगी। देखो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी, आया हुआ प्रश्न है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को v विभव से त्वरित किया जाता है, तब उसकी दे ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, तो h डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2m निकाला था हमने q इंटू वी, तो h डिवाइडेड बाय 2qm इंटू वी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें डेविसन एंड जर्मर का प्रयोग। देखो जरा, डेविसन एंड जर्मर प्रयोग में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वह भी किसकी भांति काम करता है, किसकी भांति व्यवहार करता है, तरंग की भांति। तो उसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके उसकी वेवलेंथ निकाली और डी ब्रोगली रिलेशन से उसकी वेवलेंथ निकाली। ठीक है, दोनों लगभग सेम आ रही थी, तो उससे प्रूफ होता था कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या करता है, तरंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो इसमें जरा देखो, इसमें एक कॉलीमेटेड बीम हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्राप्त करेंगे एक फिलामेंट से। ठीक है, तो ये देखो बेटा फिलामेंट F है ना, इसके ऊपर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पर हम लोग इसे टेम्परेचर की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, वो यहाँ से ए में से पास होंगे, तो यहाँ पर वो एक बीम के रूप में उत्सर्जित होंगे। ठीक है, और बीम के रूप में उत्सर्जित होंगे तो ये हमारे पास में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बीम होगी। ठीक है, और यह जब निकोल क्रिस्टल पे जाकर के आपतित होगी, ठीक है, तो यहाँ पर से इसका क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे हम लोगों ने एक संसूचक लगा रखा है, डिटेक्टर, उस डिटेक्टर से ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और डिटेक्टर को हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका डिफ्रैक्टिंग एंगल है, प्रकीर्णन कोण है। ठीक है, फाई, गॉट इट। तो इस तरह से हम लोग इसको घुमाएंगे और हम लोग डिटेक्ट करेंगे इसे धारामापी से करंट को। ठीक है, तो जिस जगह आपको करंट सबसे ज्यादा मिलेगी वहां पर तीव्रता सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, यह ग्राफ से इसकी ये डिस्टेंस d है और यहाँ पर जो तीव्रता है वह d के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो जरा देखो, प्रकीर्णन कोण 50 डिग्री पर, प्रकीर्णन कोण 50 डिग्री पर जब फाई की वैल्यू क्या है बेटा, 50 डिग्री है। ठीक है, तो उस समय d जो है वह महत्तम है। अगर d महत्तम है तो इंटेंसिटी भी वहां पर क्या है, महत्तम है। तो इस समय डेफिनेटली हमारा डिफ्रेक्शन कैसा हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो यहां से महत्तम होगा। ठीक है, और जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 54 वोल्ट अप्लाई कर रहा होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब क्या होता है, इसमें
जब निकल की अगर हम लोग बात करें तो निकल के क्रिस्टल होंगे, है ना, निकल क्रिस्टल में क्या होंगे कुछ डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स होंगे इसके, जैसे मान के चलो ये निकल क्रिस्टल है, ठीक है, यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आप सॉरी इलेक्ट्रॉन की एक बीम आकर के आपतित होती है ना, और वह यहाँ से ऐसे चली गई, ठीक है, दूसरी कोई आई और इनके बीच में ये डिफ्रैक्शन प्लेन के बीच में क्या होगी अंतराल होगा डी, इसको हम लोग जालक अंतराल बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे जालक अंतराल कहते हैं, ठीक है। यहां पर प्रकीर्णन कोण क्या है, फाई है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। सोचो यहां पर एक और किरण आपतित हो रही है यहाँ पे और वह ऐसे चली जाती है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम लोग पाथ डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब पाथ डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है बेटा, तो जरा देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है ना, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा, बिल्कुल सर, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, बिल्कुल सर, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको ए नाम दिया जाए, इसको बी नाम दिया जाए और इसको सी नाम दिया जाए, ठीक है। तो ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ठीक है। तो जो डेल्टा एक्स जो हो जाएगा वह किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी, मतलब ए बी प्लस बी सी के बराबर होगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी के बराबर होगा। तो इसे आप चाहे तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी लिख सकते हो। अब ये ट्राइंगल अगर आप कंसिडर करो, इसको डी कंसिडर करो, तो तुम यहां से साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर लिख सकते हो ए बी या बी सी, है ना, ए बी डिवाइडेड बाय डी या बी सी डिवाइडेड बाय डी। तो आप ए बी बराबर लिख सकते हो डी साइन थीटा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बराबर आप लिख सकते हो 2d साइन थीटा, क्या लिख सकते हो, 2d साइन थीटा। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है ना। अब महत्तम की स्थिति में डेल्टा एक्स जो होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एन लैम्डा के बराबर होगी, है ना। एन की वैल्यू आप 1 लोगे तो 2d साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, लैम्डा के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखो तो देखो जरा, थीटा प्लस फाई प्लस थीटा ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो यहां से थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, इट्स 180 माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी बेटा, 90 माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इस इंटेंसिटी के ग्राफ से क्या पता चल रहा है, प्रकीर्णन कोण कितना है, 50 डिग्री, ठीक है। और ये हमारा लैम्डा निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जब प्रकीर्णन कोण की वैल्यू क्या होगी 50 डिग्री, उस समय थीटा दोगे तुम्हारा कितना निकल के आएगा, 90 माइनस 25, है ना, 550 डिवाइडेड बाय 2, तो ये निकल के आएगा आपका 65 डिग्री, ठीक है। अब जब इसकी वैल्यू आप यहां पर पुट करोगे, ठीक है बेटा, तो यहां से लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2d साइन थीटा के अकॉर्डिंग 2, बेटा जो d होता होगा यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी 0.91 एंगस्ट्रॉम, है ना, और साइन ये क्या हो जाएगा 65 डिग्री। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आएगी 1.65 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। इसी तरह से जब आप यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालोगे तो हो जाएगा 12.27 एंड डिवाइडेड बाय वी, है ना, इसका यूज़ करके जब निकालोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 12.27 डिवाइडेड बाय 54, है ना, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1.67 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो दोनों वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं 1.65 एंड 1.67, इनसे क्या पता लग रहा है कि ये दोनों लगभग सेम है, ठीक है। तो एक प्रयोग के द्वारा और दूसरी हम लोगों ने डी ब्रॉगली से जो वैल्यू निकाली है लगभग सेम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तरंगीय प्रभाव है ना, तरंगी प्रकृति प्रदर्शित करता है, ठीक है।